हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर। आज के वीडियो में हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स को डील करेंगे और आज हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स को डील करेंगे। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी होगा, लेकिन आज के वीडियो में आपको पहले अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें याद करने की होती है। लेकिन आज मैं आपको सबसे ईजीएस्ट तरीके से, किस तरीके से आप इस चैप्टर को सबसे ईजी मैनर में डील कर सकते हैं, उसको मैं आपके सामने कम्प्लीटली बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप 1 मेटल के कार्बोनेट्स के बारे में, यानी कि एल्कली मेटल कार्बोनेट्स के बारे में आज हम जानेंगे सबसे पहले पॉइंट में। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा ग्रुप 1 कार्बोनेट्स। कौन से कार्बोनेट? ग्रुप 1 कार्बोनेट्स। और ग्रुप 1 में कौन कौन से मेटल्स रहते हैं और इन मेटल्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, एल्कली मेटल्स, और इसीलिए इनको हम लोग एल्कली मेटल कार्बोनेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक जस्ट कुछ नहीं पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि एल्कली मेटल कार्बोनेट्स के बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं इस टॉपिक के अंदर कि ऑन हीटिंग दे डू नॉट ब्रेक, यानी कि अगर आप एल्कली मेटल कार्बोनेट्स को हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वो ब्रेक डाउन नहीं होते। दे डू नॉट ब्रेक डाउन ऑन हीटिंग। ठीक है, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा। तो अगर हम इसको हीट करते तो फर्क क्या पड़ेगा? ब्रेक ये हो नहीं रहा, लेकिन ये अपनी स्टेट को चेंज करता है। क्या चेंज करते हैं? स्टेट को चेंज करता है, यानी कि पहले ये सॉलिड स्टेट पे था, हीट लिया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि दे मेल्ट्स डाउन ऑन हीटिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एल्कली मेटल कार्बोनेट्स के केस में, हीट करने से सिर्फ और सिर्फ कौन सी चेंज होती है? फिजिकल चेंज ही नजर आती है, केमिकल चेंज नहीं होती। ठीक है, बस आपको इतने सारे जो रिएक्शंस हम डिफरेंट मेटल्स के लिए पढ़ते हैं उनको याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखने से पहले, मैंने एक्सप्रेशंस लिखने से पहले, रिएक्शंस लिखने से पहले मैंने आपको ये बता दिया कि आखिरकार अल्टीमेटली होता क्या है। मैंने आपको ये बताया कि एल्कली मेटल कार्बोनेट्स के केस में अगर हम हीटिंग करते हैं तो वो ब्रेक डाउन नहीं होते। फर्दर हमने ये भी पढ़ा कि ये ब्रेक डाउन नहीं होते, परंतु मगर ये क्या होते? मेल्ट डाउन हो जाते हैं, और इससे क्या होता है? उनकी एक फिजिकल चेंज हमको दिखाई देती है, लेकिन केमिकल चेंज कोई भी दिखाई नहीं देती। इतना समझ आ गया होगा, तो आगे जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे वो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने Na2CO3 लिया, ये क्या है? एक एल्कली मेटल कार्बोनेट है, और इसको मैंने हीट किया, तो यहाँ पे नो चेंज होगा। ठीक है, द ओनली चेंज दैट इज पॉसिबल इज सॉलिड टू लिक्विड, ये जा सकता है, नथिंग एल्स, यानी कि ये मेल्ट डाउन हो जाएगा। ठीक है, एक और बात याद रखना कि यहाँ पे जितने भी हम चीज़ें पढ़े, इसमें लिथियम को हमने अभी तक इंक्लूड नहीं किया, यानी कि लिथियम जो है वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें हम ग्रुप 2 कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से कार्बोनेट्स? ग्रुप 2 कार्बोनेट्स। ग्रुप 2 में कौन कौन से मेटल्स होते हैं?
कौन कौन से मेटल होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, तो उसको हम लोग अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा इस लेवल में डील नहीं करते, इसको अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ग्रुप 2 कार्बोनेट्स यानी कि एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप अगेन पॉइंट वाइज लिख ले कि एल्कली अर्थ मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं अपॉन हीटिंग, ठीक है। यानी कि हम एक चीज़ देख सकते हैं कि एल्कली अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स के हीटिंग इफेक्ट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को भी मिल रही है। एल्कली अर्थ मेटल ब्रेक्स डाउन ऑन हीटिंग, ब्रेक्स डाउन ऑन हीटिंग, ठीक है। और ये किन किन चीज़ों में ब्रेक करते हैं अब हम सेकंड पॉइंट में ये देखते हैं। ऑन हीटिंग it decomposes to give metal oxide and CO2 गैस, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए एल्कली अर्थ मेटल के हीटिंग के ऊपर और मुझे ये दोनों पॉइंट्स पता हो कि अगर हम एल्कली अर्थ मेटल को हीट करेंगे तो यहाँ पे एल्कली अर्थ मेटल्स जो है वो क्या होंगी? ब्रेक कर जाएंगी, यानी कि यहाँ पे केमिकल चेंज देखने को मिलेगा, केमिकल चेंज भी देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये केमिकल चेंज हमको फर्स्ट पॉइंट यानी कि एल्कली मेटल के केस में देखने को नहीं मिल रही थी, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आखिरकार ये पॉइंट से आपको क्या कहना चाहती हूँ इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी देख लेते हैं। मान लो मेरे पास MgCO3 है और मैंने इसको हीट किया, तो MgCO3 को हीट करने से क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में दिखेंगी? MgO प्लस CO2। आप यहाँ पे देख सकते हो कि CO2 है यानी कि एक गैसियस फॉर्म में है और MgO यहाँ पे दिखा। क्या ये चीज़ जो मैंने लिखी है ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है? या फिर अगर मुझे ये वाली पॉइंट पता है तो मैं इस रिएक्शन को लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ। तो इसीलिए आप अगर मैंने अभी BaCO3 दे दिया और इसको हीट करने बोल दिया तो आपको इसको फर्दर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बस इतना पता है कि बेरियम एल्कली अर्थ मेटल है तो आप इसी पॉइंट को यूज़ करके इसकी हीटिंग इफेक्ट भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये BaO प्लस CO2, समझ आया? ओके। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बताने वाली है, बताने लायक है कि हम सभी को पता है कि लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है। लिथियम एंड मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है और इस डायगोनल रिलेशनशिप के कारण लिथियम की हीटिंग यानी कि लिथियम कार्बोनेट की हीटिंग और मैग्नीशियम कार्बोनेट की हीटिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा सिमिलर हीटिंग इफेक्ट इन दोनों की भी देखी जाती है। यानी कि जिस तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट ब्रेक होता है, ऑक्साइड देता है, कार्बोनेट देता है, उसी तरीके से लिथियम भी मैग्नीशियम के जैसे ही ब्रेक डाउन कर जाता है। यानी कि Li2CO3 अगर मेरे पास हो और मैंने इसको हीट कर दिया तो मुझे Li2O प्लस CO2 मिलेगा। समझ आया? ओके, नेक्स्ट हम बाइकार्बोनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने ग्रुप 1 कार्बोनेट्स को देखा और उसके बाद हमने ग्रुप 2 कार्बोनेट्स को देखा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम बाइकार्बोनेट्स के बारे में देखेंगे। बाइकार्बोनेट्स, यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले एल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट्स को देखते हैं, उसके बाद हम लोग
एल्कली अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स को भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल कार्बोनेट्स जैसे हमने पढ़ लिया वैसे ही मेटल बाइकार्बोनेट्स को भी डील कर लेते हैं। बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो जनरली कार्बोनेट्स के कंपैरिजन में लेस थर्मली स्टेबल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब हम हीट करते हैं इसको तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किन किन चीज़ों में, कार्बोनेट्स में, वाटर में और CO2 में। यानी कि कभी अगर मेरे पास बाइकार्बोनेट्स आ जाए तो वो किस में ब्रेक हो जाएंगे, कार्बोनेट्स में, वाटर में और H2O में। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते तो क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये सारे रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल अगेन मेरे पास एक रिएक्शन अगर आई तो LiHCO3, इसको मैंने हीट किया तो क्या बनेगा, Li2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि Li2CO3 इटसेल्फ अनस्टेबल होता है, अनलाइक Na2CO3 जो कि फर्दर भी अगर हमने हीट कर दिया तो मेल्ट डाउन ही होगा, इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन Li2CO3 बीइंग थर्मली अनस्टेबल इट विल फर्दर ब्रेक डाउन और क्या बनेगा, Li2O प्लस CO2। ठीक है, तो फाइनली हम इक्वेशन को LiHCO3 के क्या लिख सकते हैं, Li2O प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, एक यहाँ पे और एक चीज़ याद रखने वाली है, नोट में डाल के रखने वाली है कि LiHCO3 जो होता है बीइंग थर्मली अनस्टेबल, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है, एक्वस फेज में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, LiHCO3 को आप आइसोलेट करके सॉलिड स्टेट में नहीं रख सकते, इट एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इन एक्वस फेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हीटिंग ऑफ मेटल सल्फेट्स की तरफ। हीटिंग ऑफ मेटल सल्फेट्स, मेटल सल्फेट्स। मेटल सल्फेट्स को जब हम हीट करते हैं, मेटल सल्फेट्स को जब हम हीट करते हैं तो इससे हमारे पास मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2 आता है। तो आप यहाँ पे एक सिमिलैरिटी देख सकते हो, जस्ट लाइक कार्बोनेट्स, यहाँ पे बस कार्बोनेट में CO2 रिलीज होता है, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, SO2 रिलीज हो रहा है। बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी CO2 जैसा ही, जब CO2 निकलता है वहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जब मेटल कार्बोनेट को हम हीट करते हैं। यहाँ पे भी जब हम मेटल सल्फेट को हीट करेंगे तो एक मेटल ऑक्साइड आएगा और SO2 गैस भी रिलीज होगी। यहाँ पे जो खास बात है जो याद रखने वाली है, दैट इज ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पे इवॉल्व होती है। ठीक है, इसका भी कोई हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। BaSO4 को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास आता है BaO प्लस SO2 प्लस O2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया मेटल ऑक्साइड, यहाँ से ये मैच हो जाता है SO2 गैस का और यहाँ से O2 गैस भी मैच हो जाती है। जिससे आप ये देख सकते हो कि जस्ट बाय रिमेम्बरिंग दिस रिएक्शन यू कैन इजीली राइट दिस रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है FeSO4 की हीटिंग। अब मैंने FeSO4 को हीट जो किया है और इसका जो एग्जाम्पल लिया है वो कुछ पर्पसली लिया है क्योंकि FeSO4 में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे भी बनेगा,
SO2 गैस यहाँ पे भी आएगी, लेकिन यहाँ पे O2 गैस नहीं बन के SO3 गैस बनती है। और ये जो चीज़ है ये हमें बहुत बार देखने को मिलती है, और ये चीज़ जो है ये कैची लाइंस में भी हमको देखने को मिलती है, जो कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि अगर हमको एक ऐसा सल्फेट दे दिया जाए जिसको गर्म करने से 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग गैसेस निकलते हैं, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कैची लाइन है, यानी कि ये एक आइडेंटिफिकेशन लाइन है टू आइडेंटिफाई FeSO4। तो इसको आप यहाँ पे मैंने जो मेटल सल्फेट है इसके अंदर इसलिए रखा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सी रिएक्शन है और आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट्स को देखते हैं। हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट्स। मेटल नाइट्रेट्स की हीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि अगर हमारे पास हैवी मेटल नाइट्रेट्स हो, हैवी मेटल नाइट्रेट्स हो और हम इसको क्या करें, गरम कर दें, यानी कि हीट कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पे मेटल का अपने आप डिपोजिशन हो जाएगा और क्या क्या गैसेस बनेंगी, NO2 गैस बनेगी और O2 गैस बनेगी। यानी कि अगर हमारे पास हैवी मेटल नाइट्रेट्स हो तो उनको हीट करने से हमको क्या मिलता है, मेटल्स, खुद ब खुद प्योर मेटल मिल जाते हैं। अब प्योर मतलब मेरा क्या है, यहाँ पे आपको मेटलर्जी वाला प्योर नहीं सोचना, आपको यहाँ पे ये सोचना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मेटल मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास AgNO3 अगर हो और मैंने इसको गर्म कर दिया तो मेरे पास Ag का डिपोजिशन आ जाएगा, उसके साथ साथ मेरे पास NO2 गैस आएगी और उसके साथ साथ मेरे पास O2 गैस भी मिलेगा। ठीक है, सेकंड, ये हमने देख लिया पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं Ag2NO3 के होल ट्वाइस में। ठीक है, अगर हमने हीट कर दिया तो यहाँ पे भी Ag का डिपोजिशन हो जाएगा, NO2 बनेगा और साथ साथ O2 गैस भी बनेगा। थर्ड है ओस्मियम का नाइट्रेट, OSNO3, ऐसे लिख लो, OSNO3। इसको जब हमने हीट किया तो हमारे पास क्या क्या बना, OS का डिपोजिशन हुआ, NO2 गैस और O2 गैस। ठीक है, हेवी मेटल नाइट्रेट्स की हमने हीटिंग देख ली। अब चलते हैं नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स की तरफ। तो क्या बोला मैंने, नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स। जब हम अल्कली अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स को हीट करते हैं, अल्कली अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स को जब हम हीट करते हैं तब यहाँ पे हमारे पास बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, यानी कि अल्कली अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स को अगर आपने हीट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, साथ साथ NO2 गैस रिलीज होगी और O2 गैस भी यहाँ पे रिलीज होगी। अब इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया MgNO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसको जब हमने हीट किया तो क्या बना, MgO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, समझ आया। मैंने क्या किया, मैंने ये रिएक्शन बस याद कर ली
और मैंने सारे ये इनके हीटिंग इफेक्ट्स लिख दिया। अब मुझे अगर CaNO3 का होल ट्वाइस भी अगर दे दे तो मुझे क्या फर्दर इसको अलग से याद करने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे ये लाइन पता है और मैं डायरेक्टली इससे इसको लिख रही हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने CaO यानी कि मेटल ऑक्साइड लिख दिया। उसके बाद मुझे पता है कि NO2 गैस और O2 गैस भी यहाँ पे रिलीज होगी ही होगी। ठीक है। थर्ड अगर मुझे एग्जाम्पल लेना है, थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया BaNO3 के होल ट्वाइस के बारे में। अगर मुझे इसको हीट करना है तो मेरे पास क्या आएगा, BaO आएगा, NO2 आएगा और O2 आएगा। यहाँ पे मैं फिर से लिथियम के साथ Mg का डायगोनल रिलेशनशिप है, इसलिए मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ लूँगी, दैट इज LiNO3 लिथियम नाइट्रेट। इसको जब मैं हीट करूँगी तो जस्ट लाइक मैग्नीशियम ये क्या करेगा, Li2O प्लस NO2 प्लस O2 में टूट जाएगा। क्योंकि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है, इसलिए मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे अल्कली अर्थ मेटल के अंडर में लिखी है, ताकि आपको ये याद रहे कि लिथियम के जितने भी रिएक्शंस होते हैं मोस्टली वो मैग्नीशियम से रिजेंबल करते हैं और इसीलिए हम उनको एक साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट 2। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स की तरफ। नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स को जब आप हीट करते हो तो यहाँ पे अनलाइक कार्बोनेट्स यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलती है। यही खासियत है, क्योंकि जब हम अल्कली मेटल्स को पढ़ते हैं हमको लगता है कि अल्कली मेटल के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं एंड ऑन हीटिंग दे डू नॉट ब्रेक डाउन। लेकिन जब हम नाइट्रेट्स में आते हैं तो अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं। और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ पढ़ना और इस चीज़ को बस याद रखना कि अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स जो है दे डिकम्पोज यानी कि दे ब्रेक डाउन ऑन हीटिंग। ठीक है, ब्रेक्स डाउन ऑन हीटिंग। ठीक है, जब आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रहेगी तभी आप आगे प्रोसीड करना। वैसे भी आप एक एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रख लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे NaNO3 रख लिया। NaNO3 को जब मैं हीट करूँगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaNO2 बनता है और O2 गैस रिलीज होती है। एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है और आप इस रिएक्शन को याद करते हुए इस लाइन को भी याद कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, नहीं तो आप ये रिएक्शन बहुत जगह पढ़ते हो। आप इस रिएक्शन के बेसिस से क्या करोगे, यहाँ पे चले जाना और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आखिरकार नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल को अगर हम हीट करते हैं तो आखिरकार बनते क्या क्या है। ठीक है, तो अल्कली मेटल नाइट्रेट्स जब हम इनको हीट करते हैं तो क्या बनते हैं, अल्कली मेटल नाइट्राइट प्लस O2 गैस। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बना है, नाइट्राइट बना है, ये है नाइट्रेट और ये है नाइट्राइट NO2 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना है, O2 गैस रिलीज हुआ है। ठीक है, और एक अगर मैं एग्जांपल लूँ KNO3 का यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट की हीटिंग, तो मेरे पास क्या बनेगा, KNO2 प्लस O2। तो मैंने ये रिएक्शन याद नहीं की, मैंने बस मुझे क्या पता है, मुझे ये रिएक्शन पता है तो मैंने इसी रिएक्शन से इसको लिख लिया। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट्स। मुझे लगता है कि मैंने जितना बताया वो एक्चुअली ये पूरा तो नहीं है, ये फुल कवरेज तो नहीं है, लेकिन हाँ
कुछ ना पढ़ने से तो बेटर है कि आप इतना एटलीस्ट जानो, क्योंकि सेल्फ स्टडी में ये सारी चीज़ें मिसिंग होती है। आपको कभी भी एक जगह पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो आपको एक बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि आखिरकार हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और यही जनरली हमको कोचिंग्स में पढ़ाए जाते हैं, ये कम्प्लीटली कोचिंग के ही नोट्स है और उन्हीं को रेफ़र करके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको मस्ट आने चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप कोई बुक्स सॉल्व कर सकते हैं, बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं और उनसे फर्दर अपने नोट्स को इन्हांस कर सकते हैं। ये एक बेसिक नोट्स है, ये आपकी बेस यानी कि फाउंडेशन हीटिंग इफेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, और एटलीस्ट आपको इतना पता 100% होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप और पॉलिशिंग कर सके आप करिए। ये है बेसिक, आपको इतना 100% रिवाइज करिए, याद करिए, और नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम लोग एक अच्छे बढ़िया टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा आप ज़रूर मुझको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।